पहला सवाल मैं महाराज जी आपसे ही करूंगा। समय बहुत कम है, गागर में सागर भरना है, ये समझ लीजिए। बिल्कुल। बहुत सम्मानित हमारे अतिथि आए हुए हैं और लेकिन आज सुबह से हम जिन सवालों की चर्चा कर रहे हैं वो बार बार फिर लौटकर पर्यटन से जुड़ी दुश्वारियों पे आ जाते हैं। पहला ही सवाल मैं आपसे दुश्वारियों पे करूं, वे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन चूंकि समाधान आप ही को सुझाने हैं तो ये पूछना ज़रूरी है अगले 25 साल पर आने से पहले कि पिछले 23 साल की यात्रा, जिसमें एक बहुत बड़ा विवादी स्वर अगर हम वीणा के रूपक को आगे ले जाएं, केदारनाथ आपदा थी। और केदारनाथ आपदा का जो उसके कारण थे वो हम सब जानते हैं। सवाल ये है कि पर्यटन नीति पिछली 2018 में आई थी और हाल ही में वो आई है, पूरे 5 साल के विलंब के बाद, लेकिन अगले 25 वर्ष में वो टॉप 3 चीज़ें, क्योंकि समय बहुत कम है, वो क्या हैं जो आश्वासन आप पर्यटकों को, इंडस्ट्री को जो पर्यटन से जुड़ी है या होटल इंडस्ट्री को, वो क्या देना चाहेंगे? अगले 25 साल की पर्यटन नीति की 3 सबसे अहम बातें। सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप यहां पर संवाद कार्यक्रम में आप सब लोग सम्मिलित हुए और ये बड़ी अहम चर्चा अमर उजाला ने यहाँ पर संवाद के रूप में रखी है और इसमें उद्योग भी है, पर्यटन भी है और पर्यटन भी अपने आप में एक उद्योग है। आपने 2013 त्रासदी की बात कही और निश्चित रूप में उस समय की जो सरकार थी उनको हमारे ग्लेशियर्स के बारे में, हमारे जो तालाब बने हुए हैं, चोराबाड़ी ग्लेशियर हो गया और जितने भी तालाब जैसे मानसरोवर है, राक्षस ताल है और भी सहस्त्रताल हैं, ये सबकी एक मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये तालाब अगर स्पिल होते हैं या टूटते हैं या ग्लेशियर का पिघलना बढ़ जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है, तो हमारी नदियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी स्टडी उस समय नहीं हुई। हम लोगों ने अब इसकी स्टडी कराई है और हमने सैटेलाइट के माध्यम से फोटोग्राफ्स भी लिए हैं कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और भारत में ही नहीं, ये अन्य देशों के अंदर भी यही हुआ कि रिवर के जो सोर्सेज थे वो सब के सब स्पिल ओवर हुए और वहाँ पर बड़ी त्रासदी हुई है। इसके बाद क्या हुआ कि लोगों में डर छा गया और आपने देखा कि एक शंकर भगवान की एक मूर्ति थी ऋषिकेश के अंदर जो पानी में डूब गई और उसी को बार बार दिखाया जाता था और लोगों को लगा कि साहब ऋषिकेश डूब गया है, हरिद्वार डूब गया है, मसूरी डूब गया है, नैनीताल डूब गया है, ऐसी लोगों की धारणा बन गई। निश्चित रूप में जब हमारी सरकार आई और माननीय प्रधानमंत्री जी जब केदारनाथ पहुंचे तो लोगों को पता चला नहीं भाई ये सब सुरक्षित है और हम लोगों ने एक मैसेज दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां पर एक गुफा के अंदर बैठ के उन्होंने तपस्या की, वहां पर साधना की, तो वो भी अपने आप में एक टूरिज्म के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट बन गया है। आज उसकी काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट है। तो धीरे धीरे जब प्रधानमंत्री जी बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंचे तो लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ कि भाई हमारे ये स्थान सुरक्षित हैं, ये पानी में डूबे नहीं हैं और यहाँ की यात्रा सुरक्षित है। उससे भावना जागृत हुई और आपने देखा कि त्रासदी के बाद मंदिर के ठीक सामने एक भैरवशिला आ गई जिसने कि पूरी मंदिर की एक रक्षा की और पानी को स्पिल बांट दिया। उसके बाद हमने जो रिमोट एरियाज हैं जैसे जादुम है जहाँ पर 1962 के अंदर चाइना वॉर में उस गांव को खाली करा लिया गया था, उसको टूरिज्म में हम ला रहे हैं। गरतांग गली जहाँ से 80 साल पहले टिबेट से व्यापार होता था उसको हमने रेनोवेट करवा करके उसको चालू कर दिया है टूरिज्म के लिए। टिबरसैन महादेव जो हमारी सीमा में है, आपकी नीति घाटी के अंदर है जहाँ पर अमरनाथ की तरह स्वयंभू शिवलिंग बनता है, उसको हम टूरिज्म के लिए खोल रहे हैं। तो हमने रिमोट एरियाज के अंदर जहाँ हमारी जो रिमोट गांव हैं ये मजबूत हो, यहाँ की इकोनॉमी और भी संपन्न हो और यहाँ पर टूरिस्ट जाए, इसके हमने सब काम किए। महाराज जी देखिए, प्रधानमंत्री आए तो उससे पर्यटकों का सैलाब भी ज़्यादा उमड़ा, लोगों की जिज्ञासा उत्कंठा बढ़ी और लोग आने लगे। लेकिन सवाल वही है और जिसका मैंने आपसे अनुरोध भी किया कि पर्यटकों के इस सैलाब को थामने के लिए और उन्हें एक सुचारू व्यवस्था देने के लिए जो आगामी, हम अगर टाइम होराइजन की बात करें 25 साल ना भी करें, अगले 5 साल में जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जाम, ट्रैफिक जाम, ये आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, अच्छे होटल्स की व्यवस्था, उसके लिए नई नीति में क्या है? इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहली बात यह है
कि हम सबको कैरिंग कैपेसिटी, जो भी शहर है, टाउन है, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे जोशीमठ हो, जो भी जगह हैं जो रास्ते में पड़ती हैं, वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी के बारे में सोचना पड़ेगा और पूरी यात्रा को हमें रेगुलेट करना पड़ेगा ताकि लोग वहाँ जाएं, उनको व्यवस्था मिले, कहीं पर भी स्पिल ओवर ना हो, कहीं पर भी अव्यवस्था ना हो, इस पर हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आपने देखा कांवड़ यात्रा आने वाली है, कांवड़ यात्रा जो है आज कुंभ से भी बड़ी हो गई है, तो हम लोग इसके लिए जो है यात्रा जो है एक हम संस्था बना रहे हैं जिसके अंदर जी हाँ, जिसके अंदर सारी यात्राओं को देखा जाएगा, उसका संचालन किया जाएगा। तो ये जो ट्रैफिक बढ़ा है, इसमें हमने कुछ सड़कों को भी बनाया है, सड़कों को भी किया है, अभी अपने ऐप भी लाए हैं, इसको अब एक्सटेंड भी कर रहे हैं, पर ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है कि उसके लिए डाइवर्जन्स को निकालना, ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हरिद्वार के अंदर हमने फ्लाईओवर बनाए हैं और भी एक्स्ट्रा हम जोड़ रहे हैं। अभी मोहन से लेकर के आपने देखा होगा बन रहा है और उसमें आप 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये सब काम किए जा रहे हैं, पर फिर भी उसके बाद इतना ज्यादा ट्रैफिक है। आप अभी मैं अमेरिका में था तो वहां पर भी इतनी सड़कें होने के बाद, फ्लाईओवर होने के बाद वहां भी ट्रैफिक जैम होता है। तो ट्रैफिक जैम की समस्या तो रहेगी, पर उसके निदान के लिए हमने काफी कुछ सोचा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोगों को इससे ठीक बात है महाराज जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। धारण क्षमता हमारे शहरों की, देखिए प्रचार तो जम के हो रहा है और हमारी इच्छा है, सरकार चाहती है, राजस्व साथ आता है टूरिस्ट के कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और बड़ा आश्वस्तकारी है ये सुनना कि शहरों की, बल्कि कहना चाहिए कि जोशीमठ जैसे धड़कते शहरों की धारण क्षमता पर सरकार के भीतर अगर विचार हो रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और यहाँ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुदीप जी को, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप को देखते हैं कि जो गति है इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की। देखिए सुदीप जी, एक अच्छे मेज़बानी के लिए अच्छे होटल्स होना बहुत ज़रूरी है और हर वर्ग के होटल होना ज़रूरी है। आपका समूह है वो 3 स्टार होटल से भी जुड़ा है और जो महंगे होटल हैं उनसे भी जुड़ा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के बारे में जो आश्वासन मंत्री महोदय से आज मिले हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि जो ये सुधार की गति है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ हम सब जानते हैं क्या चाहिए हमें, अच्छे रोड्स, पार्किंग, टनल पार्किंग की पीछे बात हुई है, अच्छे होटल भी और सुरक्षित भी। मैं प्रसंगवश बताना चाहूँगा कि उत्तरकाशी, चमोली जैसे जो मेन हमारे ज़िले हैं जहाँ 4 धाम यात्रा का सारा जोर रहता है, वहाँ पर आप जानते हैं कि श्रद्धालुओं की एक के बाद एक मौत हुई है हार्ट अटैक से। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वहाँ हार्ट स्पेशलिस्ट की भयानक किल्लत है और ये केवल एक जिले का सच नहीं है, यूँ तो सारे राज्य में बड़ी दिक्कत है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक आता है जो मेहमान, और देखिए पर्यटन तो सारा यादों का खेल है, हम मेमोरीज कलेक्ट करके ले जाते हैं, तो अच्छी यादें लोग लेकर लौटें, उसके लिए होटल इंडस्ट्री के प्रतिनिधि के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो जनरली हम लोग सोचते हैं रोड, एयरपोर्ट, रेल स्टेशन, बस स्टेशन, पर जो आप टूरिस्ट की तरह देखते हो, जो हम देखते हैं कि आज हम क्या, जब गेस्ट आता है हमारे होटल्स में तो हम उनकी मानसिक दिशा में जाना चाहते हैं और बोलते हैं कि भैया उनको क्या चाहिए कि वो होटल में ज़्यादा रहें या क्या नहीं चाहिए। वो रोड देखिए, जिस तरह हमारी जनता बढ़ रही है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तरह हमारी इकॉनमी बढ़ रही है, तो वो पेस रखना थोड़ा मुश्किल है। देखिए अब दिल्ली का एयरपोर्ट बना, राइट, जो कैपेसिटी है ना फुल कैपेसिटी तक पहुंच चुकी है ऑलरेडी, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर एक रात में तो बनता नहीं। मैं कहता हूं जिस गति से हम चल रहे हैं वो गति पहले से कहीं ज़्यादा है राइट। क्या वो संतुष्ट है आगे जाने के लिए 25 सालों के लिए? जी नहीं राइट। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रही तो हम ज़्यादातर, जैसे मैंने कहा, ध्यान देते हैं एयरपोर्ट। अब ये उड़ान स्कीम से एयरपोर्ट बहुत बन गए हैं। अब उत्तराखंड में ही 3 एयरपोर्ट आपके हो गए हैं, जो पहले एक होता था देहरादून, उसके बिना आप कहीं और जा ही नहीं सकते थे, राइट। पर रोड भी बन रहे हैं। अब जैसे दिल्ली जाने आने में 2.5 घंटे, अब 1.5 साल के बाद 2.5 घंटे लगेंगे। परंतु जो टूरिस्ट है
वो ये नहीं देखता कि 2.5 घंटे लगेंगे कि 4। जब अगर कोई मेरे को बोलता है या मैं अपने माता पिताजी को बोलता हूँ जयपुर जाने के लिए, तो सबसे पहले उनके मन में दहशत हो जाती है कि 4 घंटे लगेंगे, आज सुबह चाय मत पीना क्योंकि बाथरूम जाना पड़ेगा, हो सकता है रास्ते में पाँव में दर्द होगा, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर, वो 2 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है ना। हम इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह तो बना रहे हैं, पर जो सुविधाएं मिलती हैं जी रास्तों में, राइट, चाहे आपको वो अब देखिए फास्ट टैग से कितनी सुविधा हो गई है कि अभी हम ट्रैफिक में मतलब टोल प्लाजा पे नहीं रहते हैं, पर जो रेस्ट एरिया है, खाने पीने की जगह है, साफ सुथराई है, जो हम कहते हैं वो जैसे आज भी अगर आप कई जगह टूरिस्ट एयरपोर्ट पे पहुंचते हो, सबसे पहले आपको ग्रीटिंग मिलती है वो टैक्सी ड्राइवर से कि सर यहाँ ले जाऊँ वहाँ ले जाऊँ, और मन में यही दहशत होती है कि ये ठीक मेरे से चार्ज कर रहा है कि थोड़ा मतलब मेरे को टोपी पहना रहे हैं राइट। तो आई थिंक जब तक वी डोंट हैव वो कॉन्फिडेंस हम नहीं देंगे कस्टमर को राइट कि आपके लिए ये जर्नी राइट बड़ी ही सुविधाजनक होगी, और आप जैसे आपने कहा कि हम उसकी एक्सपीरियंसेस को हम मेमोरीज में डाल देंगे राइट। जब तक वो भी साथ साथ नहीं होगा तब तक वो जो हम ग्रोथ चाहते हैं राइट टूरिज्म में, स्पेशली ऐसे स्टेट में, अब आप देखिए उत्तराखंड में आपके धार्मिक भी हैं स्थान, आपके सारे ताल्स हैं राइट, पहाड़ हैं राइट, आपका खाना पीना अलग है, तो जितनी यहाँ पे स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस योग है राइट जो हम कर सकते हैं वो उसमें तो अनसीमित अपॉर्चुनिटीज हैं, पर जब तक वो सुविधाएं नहीं होंगी लोग सोचेंगे कि मैं गाड़ी में बैठूं और जाऊं कि नहीं जाऊं, कि मैं कहीं और चला जाऊं। जैन साहब बहुत इंपॉर्टेंट आपने तब बिंदुओं को स्पर्श किया है। देखिए हमारी ऑडियंस में बहुत सारे लोग वे हैं जो नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं, है ना, उनको धरातल पर उतारते हैं। तो आपने जो टूरिस्ट कॉन्फिडेंस की बात की वो बहुत नोट करने लायक बात है, और यहीं आकर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के जो कॉन्फिडेंस है, जो पूंजीपति हैं जो अपना पैसा लगाते हैं, और पैसा ज़रूरी है, तेल तो तिलों से निकलता है, रोजगार तो उद्योगों से आएगा, कृषि की तो सीमाएं हैं। हम जानते हैं उत्तराखंड में खेतीबाड़ी के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, दिन में बंदर और रात को सुअर, वो किसान को सोने नहीं देते, तो कृषि सुकड़ रही है, जोत भी सुकड़ रही है, इंडस्ट्री पर दारोमदार है। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट का, उद्योगपतियों का कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो क्या है, इसका सबसे सही जवाब मुझे लगता है रजनीश कोहली साहब देंगे। रुद्रपुर में 18 साल पुराना आपका प्लांट है, और जैसा कि अभी अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने बताया उनके जो देश भर में 100 के करीब जो प्लांट्स हैं उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण या टॉप 5 में आता है। हम रुद्रपुर प्लांट के बारे में उनके जो अनुभव रहे हैं वो भी पूछेंगे, और जो सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस, एक उद्योगपति का कॉन्फिडेंस उत्तराखंड में उसकी आज क्या स्थिति है, और कैसे आने वाले 25 सालों में उसे हम लगातार बढ़ता हुआ देख सकते हैं। थैंक यू संजय जी। एंड सबसे पहले तो मैं ब्रिटानिया की ओर से पूरे अमर उजाला परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं 75 ईयर्स के लिए। इट इज़ इंडियाज़ लीडिंग न्यूज़पेपर, बहुत ही मजबूत न्यूज़पेपर है, और जो आपकी अनबायस्ड, बैलेंस्ड और कंसिस्टेंट जो एडिटोरियल और न्यूज़ होती है वो इट इज़ इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और मैं ये बता सकता हूँ कि इस संवाद में आने के लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ। एक तो हम बेकरी इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी चलाते हैं, पर हम सिटी ऑफ बेकरी में, आज देहरादून जो है वो सिटी ऑफ बेकरी है, और मेरे लिए तो देहरादून जो है ससुराल है। माय वाइफ इज़ फ्रॉम राजपुर रोड यहाँ से, और उनका ये कहना था कि आप चाहे देहरादून जा रहे हैं वहाँ से सनराइज के रस्क और लोरा के बिस्कुट जरूर लेके आना। मैं सबसे बड़ी बिस्किट कंपनी चलाता हूँ, पर आपको और रस्क भी है हमारे। देखिए ये तो बड़ी गजब की बात है, देश की इतने बड़े ब्रांड ब्रिटानिया और वो सनराइज और एलोरा के बिस्किट्स तलाशते हैं जी। तो बहुत बहुत मजे की बात आपने बताई। तो हम लोग जो है एज इंडस्ट्रियल्स प्रेरणा लेते हैं लोकल जहाँ से भी है, जिस तरह से यहाँ स्पेशली देहरादून से तो प्रेरणा है। उत्तराखंड में जैसे आपने बताया कि हमारा जो है 2005 में हमने यहाँ प्लांट लगाया था, 145 करोड़ की कुछ इन्वेस्टमेंट थी। 2000 से लोग ऊपर काम करते हैं,
एंड यहाँ से हम लोग जो है 78,000 मेट्रिक टन्स की प्रोडक्शन है, बिस्किट्स की, केक की, रस की। और यहाँ से जो है हमारे जो प्रोडक्ट्स इंडिया में ही नहीं, हम लोग ओवर 80 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं जो है यहाँ उत्तराखंड से। सो न्यूट्री चॉइस, गुड डे बिस्किट्स, मारी जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं जाता है, वो मैं बता सकता हूँ आपको यूएस, कनाडा, अगर आप कहीं जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह पे आपको यहाँ के प्रोडक्ट मिलेंगे। फ्रॉम अ कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक जो इंडिया है, मेरा अपना विश्वास है जो है, भारत जो है एक बहुत ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। व्हेन आई से इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यू नो, वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी बहुत है, और हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो मैं आज सुबह चीफ मिनिस्टर साहब से सुन रहा था, आपसे सुन रहा हूँ और सबसे सुन रहा हूँ, वेरी वेरी प्रोग्रेसिव। हर आदमी प्रोग्रेस की बात कर रहा है, हर आगे बढ़ने के लिए। तो क्लियरली हम लोग जो है अमृतकाल की तरफ तो डेफिनेटली मूव कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि कई सेक्टर्स में, एटलीस्ट 25+ सेक्टर्स में इंडिया विल टेक अ लीड फॉर श्योर। इन दैट एस्पेक्ट योर पॉइंट इज वेरी राइट कि कॉन्फिडेंस जो है इंडस्ट्री को, और हमारे लिए 25 साल का ब्रिटानिया के लिए क्या मायने है, तो हमारा मानना है कि हम जो है पूरी मेड इन इंडिया जो है कंपनी है, और 80+ कंट्रीज में हम जाते हैं। तो अब हम टोटल ग्लोबल फूड कंपनी कैसे बने, सिर्फ बिस्किट्स ही नहीं, रस्क ही नहीं, केक नहीं, एक टोटल ग्लोबल फूड कंपनी क्या करें। इन माई ओन माइंड द स्ट्रैटेजी दैट वी हैव, हम लोग इसको बोलते हैं विटामिन 3D। 3 विटामिन है, जो विटामिन 3D है, डेटा, डिजिटलाइजेशन और डेवलपमेंट। डेटा, डिजिटलाइजेशन और डेवलपमेंट, आई थिंक दिस नॉट ओनली अप्लाइज टू अ कॉर्पोरेट लाइक अस, वो सरकार के लिए भी है, उत्तराखंड के लिए भी है, और इंडिया के लिए भी है कि अगर हम इस पे इन्वेस्ट करें, डेटा में, डिजिटलाइजेशन और डेवलपमेंट में, और फॉर श्योर हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन कोहली साहब, आपका सिर्फ एक प्लांट है रुद्रपुर में, और देश भर में आपके, जैसा आपने कहा, 94 से अधिक हैं, तो कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा भी होंगे। उत्तराखंड में दूसरा प्लांट लगने में इतनी देर क्यों लग रही है? आपका कॉन्फिडेंस ब्रिटानिया का उतना ऊंचा क्यों नहीं है? देखिए, पहले तो उत्तराखंड का ये बता सकता हूँ कि जो हमारा प्लांट है, वाइल 94+ प्लांट है हमारे, इंडिया में भी है, दुबई में है, ओमान में है, कीनिया, जब सब जगह पे है, पर उत्तराखंड का जो प्लांट है 94 में से इंडिया के टॉप 5 प्लांट्स में आता है, सबसे बड़ा प्लांट में आता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है, और 78,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी जो है वो काफ़ी कैपेसिटी है, और हम लोग उसको पूरा बढ़ाने में लगे हुए हैं कि कैसे इसके अंदर और बढ़ा सकते हैं। और लोकल जॉब क्रिएशन कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ, कितना? तो हमारे यहाँ पर 2000 से ऊपर लोग काम करते हैं। वी आर वेरी डाइवर्स। हमारे पास, हमारी फैक्ट्रीज में 40% महिलाएं काम करती हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि हम उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि जो कि उनके लिए उनकी प्रोग्रेस हो। और हमारा मानना है कि 2024 नेक्स्ट ईयर तक हम 50% हमारी जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो वेमेन एम्प्लॉयज़ होंगे हमारे प्लांट्स में। तो उत्तराखंड में वो है। प्लस हमारे 500 से अधिक रूरल प्रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उत्तराखंड के अंदर ही। 32,000 प्लस हम लोग दुकानों पर जाते हैं, और 51 प्रोडक्ट्स जो है वो यहीं पे बनते हैं जो है। और एक सबसे जो खास चीज़ है, ये तो बिजनेस की बात हुई, जो एक हम काम करते हैं, हमारी फाउंडेशन है ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन, जो हमारा प्लांट है रुद्रपुर, उधम सिंह नगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो है, उसके आसपास जो है हमारा काम है। देखिए, इंडिया में 1 आउट ऑफ द 3 किड्स जो है उनमें आयरन डेफिशिएंसी है, और 1 and 2 किड्स एडोलेसेंट्स में एनीमिक हैं। तो जो ये संस्था काम करती है ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन, और सरकार के साथ मिलकर काम करती है, वो जो है बच्चों को और जो महिलाओं को जो है एवरीडे एक स्पेशल फूड बनता है जो गुड़, चना, मिलेट्स का मिला के खाना देती है, हाइजीन किट्स प्रोवाइड करती है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारा स्पेशल बिस्किट बनता है जो सिर्फ सेल के लिए नहीं है, वो सिर्फ बच्चों के लिए दिया जाता है, और जिसमें आयरन फोर्टिफाइड है, विच इज़ आयरन फोर्टिफाइड कॉल्ड टाइगर चोको। और वो बिस्किट जो है हर रोज़ बच्चों को स्कूल में दिया जाता है। मुझे बताया जा रहा है, मैंने टीम से पूछा कि उसकी वजह से बच्चों के आंगनवाड़ी में और स्कूल में अटेंडेंस बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे मिस नहीं करना चाहते वो। जी जी, बहुत ही सार्थक, थैंक यू, बहुत ही ज़रूरी है आपकी पहल। और यहाँ आकर मैं फिर से मुखातिब होता हूँ हमारे लोकप्रिय पर्यटन मंत्री जी से कि अभी संकोच से शायद कोहली साहब ने ये बताया नहीं कि दूसरा प्लांट लगाने में इतनी देर क्यों लग रही है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ एक पत्रकार के तौर पर भी। देखिए, हमारे पड़ोस में उत्तर प्रदेश है, जिसका दावा है कि हर प्रश्न का उत्तर उनके पास है, और बड़े डायनेमिक मुख्यमंत्री वहाँ भी हैं। उनकी निवेश के लिए जो व्याकुलता है, वो जो तड़प है, वो काबिल गौर है। अभी पीछे
इन्वेस्टर समिट हुआ, देश विदेश में उसकी चर्चा थी, सब जगह सुर्खियां बनी। उत्तराखंड का जो आखिरी इन्वेस्टर समिट था वो 2018 में हुआ था, डेस्टिनेशन उत्तराखंड। तो उसके बाद 5 साल तक फिर यहाँ चुप्पी छा गई है। तो बिजनेस कॉन्फिडेंस कोहली साहब का बढ़े और तमाम उद्योगपति उत्तराखंड को गंभीरता से देखें, इसके लिए निवेश सम्मेलन और समिट जैसी गतिविधियां उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं कर पा रही? नहीं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये जो आपने दिखाया, इसमें प्रोटीन की जो बात आपने कही, कुपोषण को दूर करने की बात कही, तो मैं सुझाव दूंगा आपको कि इसमें किनवा का भी यूज़ कीजिए। आजकल वी आर ग्रोइंग किनवा इन इंडिया, और उत्तराखंड में भी हम किनवा को उगा रहे हैं। और किनवा के बराबर जो है आपका रामदाना फाफर जो है, उसमें भी प्रोटीन कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बिस्किट्स बन सकते हैं जो आंगनवाड़ी के अंदर बच्चों को बांटे जा सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा अपने आप में काम है, और आप इसके लिए बधाई मैं आपको देता हूँ। आपने जो इन्वेस्टर समिट की बात की, तो इन्वेस्टर समिट तो हम करते ही रहते हैं, और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो ऑलरेडी जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है उनकी समस्याएं भी दूर होनी चाहिए। उनको भी चाहे बिजली का जो है कंटिन्यूटी हो, और सड़कों की इंफ्रास्ट्रक्चर की कंटिन्यूटी हो, बाकी और जो भी समस्याएं हैं उनका हल जो है वो हमें देना है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अभी आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, तो हमारे यहाँ 5500 होम स्टे बने हैं। होम स्टे आज गांव-गांव में बन गए हैं, और लोग आज गांव में जाकर रहते हैं। कोविड काल के अंदर बहुत से लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया और गांव में रह करके काम किया, और यहीं से वो काम करते थे। और उनको जो यहाँ का हमारा जो लोकल कुजीन है, जिसमें हमारा मंडवा है, बकव्हीट है, और आपका मोटा अनाज है, उसी को खा करके लोगों ने रिलिश किया उसको। तो हमारे उत्तराखंड का जो भोजन है उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं, कुमाऊनी भोजन को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आगे यहाँ निश्चित रूप में इन्वेस्टमेंट हो, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हमने काफ़ी इंसेंटिव्स दिए हैं। और आप ये देखेंगे कि आज की तारीख में यमुनोत्री के अंदर 4,55,596 लोग जा चुके हैं। गंगोत्री में 5,22,698 लोग जा चुके हैं। केदारनाथ में 9,80,151, बद्रीनाथ में यात्रा कर चुके हैं 8,54,551, हेमकुंड साहब में 78,706। आज 4 धाम के अंदर पूरी यात्रा के अंदर 29,702 लोग यात्रा कर चुके हैं। तो इतनी तादाद में लोग जा रहे हैं, और इसके लिए हमने बहुत योजनाएं बनाई हैं। आने वाले समय आप देखेंगे कि सारी चरितार्थ होंगी। जहां हमारे कुछ ब्रिजेस डिफंक्ट हो गए हैं, वहां पर हम चाह रहे हैं कि जो कैफेटेरिया वाले हैं, बीकानेर हैं, हल्दीराम हैं, वो वहां पर कैफेटेरिया बनाएं ब्रिजेस के ऊपर जो डिफंक्ट पड़े हैं, ताकि यात्री वहां पर स्वल्प ले सके, भोजन कर सके, चाय कॉफी पी सके, और टॉयलेट्स की सुविधा भी वो प्राप्त कर सके। तो बहुत कुछ बन रहा है, और आगे आपने देखा होटल्स भी काफी अच्छे चेन्स यहाँ आ रही हैं। निश्चित रूप से आपने होटल्स की बात की, और साथ ही शुरू में आपने कहा धारण क्षमता। देखिए, अभी मैं आंकड़े देख रहा था जो ताज़ा हैं कि जो टूरिज़्म जो मास्टर प्लान है उत्तराखंड का, उसके मुताबिक 2025 तक, यानी कि 2 साल बाद ही जो ईयरली एनुअल इनफ्लो है वो टूरिस्ट का, वो 6.5 करोड़ होने जा रहा है, जबकि पिछले साल तक ये करीब 2,70,00,000 था। और जो कंबाइंड एवरेज ग्रोथ रेट है वो 7% बहुत ज़्यादा होता है। तो सवाल बल्कि आपसे भी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा जैन साहब आप इसका जवाब दें कि इतनी शानदार ग्रोथ, लेकिन साथ ही इतनी चुनौतीपूर्ण जो ये ग्रोथ है टूरिस्ट इनफ्लो में, उसको हैंडल करने के लिए जो मेज़बानी उद्योग है, जो होटल्स हैं, उनके 2 सबसे बड़े, अगर मैं कहूँ क्योंकि समय बहुत कम है, 2 सबसे बड़े बॉटलनेक क्या हैं आपकी नज़र में? जी, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोल ही दिया, तो वो तो देखिए उसमें सुधार आ रहा है, पर 7% अगर ग्रोथ है टूरिस्ट अराइवल्स में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर 7% ग्रो करना मायने रखता है थोड़ा राइट। दूसरा जी है, जैसे आपने कहा, ये अब जब टूरिस्ट आते हैं, होटल में रहेंगे, कैफेटेरिया में खाना खाएंगे, रोड में रहेंगे, तो जो एम्प्लॉयमेंट है, जो टैलेंट है, राइट, आज पूरे दुनिया भर में और पूरे इंडिया भर में स्पेशली हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत कमी है राइट। क्योंकि आज की तारीख में जितनी बढ़ोतरी हो रही है होटल्स में,
या एयरपोर्ट में, कैफेटेरियाज में, फूड कोर्ट्स में, उतने लोग आज रेडी नहीं हो रहे हैं उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। एंड जो हमारी जो सोच है वो थोड़ी ट्रेडिशनल है कि होटल स्कूल से उठाएंगे लोग। मैंने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बोला है कि हमें क्यों होटल स्कूल से उठाना है। अब आप घरवाल का ही ले लीजिए, आधे से ज़्यादा हमारे होटल्स के एग्जीक्यूटिव शेफ घरवाल के हैं। मतलब आप कह रहे हैं राइट स्किलिंग की कमी है, जिस हुनर के लोग आपको चाहिए वो नहीं मिलते। और देखिए, हम जानते हैं कि उत्तराखंड में फार्मा जोन बने, वहाँ पर भी ये सबसे बड़ी समस्या रही कि राइट स्किल वाले लोग नहीं मिलते थे, मतलब बच्चे नहीं आते थे, स्टूडेंट नहीं आते थे। तो इसका समाधान क्या है? वोकेशनल स्कूल। देखिए, आज की तारीख में जैसे मैंने आपको बोला, जो शेफ हैं घरवाल के हैं, वो उनकी कला उन्होंने घर पे ही सीखी है अपने दादा या दादी माँ से राइट। उन्होंने स्कूल में नहीं सीखी है। जो आपने बोला है कि देखिए हम रामदाना भी, यहाँ एमरैंथ भी होता है, हमारा बकवीट भी होता है, राइट। अब वो होटल स्कूल में जाएंगे, वो देखेंगे पास्ता और पिज्ज़ा कैसे बनता है, राइट। पर आगे जाके लोगों को लोकल एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। और उसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी भेजा जाए, हमें वो है कि उनका स्किल कैप्चर करके उनको कैसे स्केल किया जाए। वी हैव IHM हमारे हैं बने हुए। सर IHM, मैं तो कहता हूँ वोकेशनल स्कूल खोलो IHM में, तभी भी। मैं आपसे एक बात कहूंगा। हाँ जी। मुझे दुनिया में भ्रमण करने का मौका मिला। हाँ जी। मैं शंघाई गया, सब जगह गया, और वहां पर जब इंडियन फूड हम खाते हैं तो कुक को पूछते हैं भाई कौन बनाने वाला है, तो वो उत्तराखंड का निकलता है। वही मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ। एक हम हरिद्वार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिससे कि आपके न्यूयॉर्क से, लंदन से, सिडनी से और आपकी न्यूजीलैंड से सीधे कनेक्टिविटी हो, जिससे कि लोग योग के लिए, चारधाम यात्रा के लिए और अपने माता पिता की अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ सीधे हरिद्वार में आ सकें। क्योंकि जॉली ग्रांट के अंदर कैपेसिटी नहीं है, और वो यूनिलैटरल, आपको पता है, एक ही तरफ से उड़ता है, एक ही तरफ से लैंड करता है। माउंटेन्स नजदीक होने से उसकी कैपेसिटी कम है। पर फिर भी आज आपने देखा होगा 28 प्लेन लैंड कर रहे हैं अपने आप में। इस बड़ी उसकी कैपेसिटी हम यूज कर रहे हैं। बाकी आपके हम उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, आपके पिथौरागढ़ के एयरपोर्ट का कर रहे हैं, उसको भी T3 से कनेक्ट करेंगे ताकि आप पूरे हिंदुस्तान से कनेक्ट हो जाएं। तो पूरा प्रयास हो रहा है, हेलीपैड्स बनाए जा रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे जो पंचबद्री, पंच केदार हैं, वहाँ पर हेलीपैड्स होंगे। और हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में जो इलीट्स हैं, जिनके पास पैसा है पर समय नहीं है, वो केदारनाथ के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा जेट के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए कर सकें। ऐसा हम संभव करेंगे। बहुत अच्छी योजना है। और इसी के साथ मैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि समय कम है। और कोहली साहब, ये आपसे हम पूछना चाहेंगे कि उद्योग वहीं आते हैं जहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है ना जी। तो आपके नज़रिए से अभी जो स्तर है सुविधाओं का, या जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, एकल खिड़की है और उद्योग मित्र योजना है, और उस सबको मिलाकर देखें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगले 25 साल के होराइजन पर वो कैसी उम्मीद करते हैं आप उत्तराखंड में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एंड देखिए, दो चीज़ें जो चाहिए एज अ इंडस्ट्री हमें, एक तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बताया है, देन स्किल डेवलपमेंट, स्किल्ड लेबर जो है, स्किल्ड पीपल जो हैं वो चाहिए। पर्सनली स्पीकिंग, आई एम गोइंग वेरी एनर्जाइज्ड आफ्टर दिस फोरम। मैं आज सुबह जब चीफ मिनिस्टर साहब से मिला हूँ 1-on-1, उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं जो स्टेट के लिए लेके आ रहे हैं, इंसेंटिव प्रोग्राम्स। आपसे सुन रहा हूँ जो है, सो आई एम गोइंग वेरी एनर्जाइज्ड विच इज़ देयर दैट सी आई एम इनकॉरेजिबली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैं तो मानता हूँ कि इंडिया जो है बहुत ही अच्छे, जो नेक्स्ट डिकेड, आप 25 साल बोल रहे हैं, अगले कई डिकेड्स जो है हमारा है, दैट इज़ फॉर श्योर। आई एम अ प्राउड इंडियन, मैं जबरदस्त मानता हूँ। और स्पेशली उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे तो लोग जो है स्पेशली सिर्फ यहाँ से नहीं, 1.5 फीट डाउन यहाँ दिल से काम करते हैं। तो ये जगह स्टेट के साथ तो बहुत प्यार से हम जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। तो वी आर वेरी हैप्पी बीइंग हियर। और विद दिस डेवलपमेंट जो आप बता रहे हैं, जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और अगर स्किल डेवलपमेंट मिलेगा, तो देयर इज नो रीजन कि कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स लाइक विल नॉट कीप इन्वेस्टिंग। जी, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल जा रही है जी, तो अपने आप पे ट्रेन का एक्सपेंशन हो रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया। नेचुरली जो है, अब
आपके कन्याकुमारी से कर्णप्रयाग तक ट्रेन कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो यात्रा तो बढ़ेगी। हाँ जी। जी, अब एक रिलेटेड सवाल, और वो उसमें सब चीज़ें आ जाएंगी, ROI की बात भी आ जाएगी। अभी देखिए जो चारधाम यात्रा रूट है, आपको जानकर थोड़ा अचंभा होगा कि पहाड़ों के साथ साथ एक और पहाड़ वहाँ खड़ा हो रहा है, और वो कचरे का पहाड़ है। पॉलीथीन वेस्ट, पाउचेस, जी, प्लास्टिक वेस्ट। और चूँकि आप एक बहुत बड़े ब्रांड के कर्ता धर्ता हैं, और स्नैक इंडस्ट्री में तो बहुत यूज़ होता है ना, लेमिनेशन का, उसका। तो इस समस्या को मिनिमाइज करने के लिए जो एक ट्रेड की और जो इंडस्ट्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें ब्रिटानिया का क्या योगदान है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको बता सकता हूँ कि जो सस्टेनेबिलिटी है इज अ कोर टू आवर बिजनेस स्ट्रैटेजी विच इज देयर, और 3 P's पे हम काम करते हैं, और मैं इसको बहुत संक्षिप्त रखूंगा। 1 इज पीपल, वी टॉक्ड अबाउट पीपल ऑलरेडी, हमने बताया। 2nd इज प्रोडक्ट लेवल पे ही आपको बता दें कि हमारे जो सभी प्रोडक्ट हैं, पहली कंपनी है भारत की जो 100% ट्रांस फैट प्रोडक्ट है हमारे। 50% प्लस हमारे प्रोडक्ट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो एसेंशियल चाहिए हैं। एंड हर साल हमने सोच रहा कि हम कैसे सॉल्ट और जो शुगर है उसको कम करें। पर सबसे इंपॉर्टेंट P जो है वो मैं मानता हूँ प्लैनेट, जो हमें भगवान ने दिया और उसको हमें कैसे रखना है। और ये आपसे जानकर आपको बता के होगी कि 2 साल पहले ही पहली कंपनी इंडिया की है जिसने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे 100% प्लास्टिक न्यूट्रल है। यानी कि जितना भी हम प्लास्टिक बनाते हैं करते हैं, हम पूरे भारत में इकट्ठा करते हैं, और उसको 3 स्टेजों में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। कैसे इसको रिसाइकल किया जाए, रिड्यूस किया जाए, और इसको किस तरह से हम लोग जो है रिफाइन किया जाए, इस तरह से। तो हम हर कोशिश करते हैं कि किसी भी पैकेजिंग में किस तरह का प्लास्टिक कमी हो, और 100% प्लास्टिक न्यूट्रलिटी पे काम करते हैं, अलॉन्ग विद रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल। दीज आर वेरी क्लियरली, हमने कॉन्शियसली ये स्टेप पहले ही ले लिए थे कि इसको तो हमें एज अ लीडर करना ही करना है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसी के साथ आखिरी सवाल सतपाल महाराज जी से, वो ये कि देखिए अभी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो एक सीजनल ट्रैप में फंसी हुई है। मतलब एक ही सीजन में, कुछ ही महीनों में, वो हम लोग कर रहे हैं, 12 महीनों का करने वाले हैं जी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि रोपवेज हमारी बनते जा रहे हैं जी। तो जहां लोगों को पैदल चलने में या खच्चरों से जाने में बड़ी कठिनाई होती थी, अब वहां पर फर्नाकुलर हो गया है, गरारी पर चलने वाली ट्रेन, या वहां पर रोपवेज बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही एक आपकी स्कीम थी 13 डिस्ट्रिक्ट्स 13 डेस्टिनेशन, क्योंकि एक ही समय में टूरिस्ट आए ये भी समस्या पैदा करता है, और एक ही जगह पर आए ये भी समस्या है। तो पूरे राज्य में अलग अलग। अब आप ये देखिए कि हमारे अल्मोड़ा में कसार देवी है, जहां पर वैन एलन बेल्ट का प्रभाव है। दुनिया में 3 ही स्थान है जहां पर वैन एलन बेल्ट का प्रभाव है, एक स्टोन हिंज, एक माचू पिचू, और एक कसार देवी। तो कसार देवी में काफ़ी लोग गए हैं, तो वो हम सब हाईलाइट कर रहे हैं, और हमने सर्किट्स बनाए हैं, जैसे कि अभी हमारे भट्ट जी ने कहा, तो हमने शाक्त सर्किट बनाए हैं, वैष्णव सर्किट बनाए हैं, और भगवती के सर्किट बनाए हैं, महाशु सर्किट बनाए हैं, गोलजू सर्किट बनाए हैं। तो सभी के सर्किट्स हमने बनाए, विवेकानंद के सर्किट्स बनाए कि जहाँ जहाँ विवेकानंद जी जाकर के हिमालय को देख करके उन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई, वो भी हमारे पर्यटक भी जाकर के वैसा ही दृश्य देखें और प्रेरणा प्राप्त करें। चलिए, स्पष्ट संकेत हैं कि सरकार की दिशा स्पष्ट है, किस तरह का विकास पर्यटन का होना चाहिए। इसका देखिए विषय ये बड़ा विशद है, बहुत विराट विषय है, इस पर 2-2 दिन आप बहस करते रहें तो बातें समाप्त नहीं होंगी। लेकिन कुछ झांकी आपको देखने की ज़रूर मिली। पर्यटन और उद्योग उत्तराखंड के प्रश्न नहीं हैं, ये महाप्रश्न हैं, और इन महाप्रश्नों का जो समाधान है, जो उत्तर है, वो पूंजी से होगा, अच्छी प्रतिभा के स्वागत से होगा। जैसे आपने स्किल की बात की, आपने पूंजी की बात की, नए नए प्लांट्स की बात की, और सतपाल महाराज ने तो बहुत दिल खोल कर ये बता ही दिया है कि जो भी संभव हो सकता है वो करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। मैं तहे दिल से अमर उजाला परिवार की तरफ से इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं, और आपने इतनी बातें हमसे साझा की, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।